स्टडी विथ रेलजा में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम मिनरल न्यूट्रिशन की बात करेंगे। अब हम जो ह्यूमंस हैं खाना खाते हैं, उससे हमको एनर्जी मिलती है और हमारी ग्रोथ होती है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो खुद का खाना बनाते हैं ग्लूकोज के रूप में, उनसे उनको एटीपी के रूप में एनर्जी तो मिल जाती है, पर क्या इससे इनकी ग्रोथ होती है? इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। हमको जो चीज़ें चाहिए होती है वो हम खाने में ले लेते हैं, लेकिन प्लांट्स को सब चीज़ें अलग से चाहिए होती। फॉर एग्जांपल की जो प्लांट का फूड है ग्लूकोज C6H12O6, ये यहाँ से उसको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अब ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और H2O से उसको मिल जाता है। लेकिन ग्रोथ के लिए इसके अलावा भी प्लांट को एलिमेंट्स चाहिए रहते। या हम कह सकते हैं कि कौन से मिनरल्स हैं नेसेसरी है, व्हाट मिनरल्स आर नेसेसरी फॉर प्लांट्स, ये कौन डिसाइड करेगा? मान लो ये पेड़ बनाया, नीचे रूट है, सॉइल है, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, पोटेशियम है। अब मान लो नाइट्रोजन के 10 मॉलिक्यूल्स हैं सॉइल के अंदर। अब प्लांट ने वो नाइट्रोजन लिया तो उससे हमें पता चला ये कि नाइट्रोजन का कोई फंक्शन होगा, नेसेसरी है। पर अब हमें ये बताना है कि नाइट्रोजन नहीं हो तो क्या होगा, तो हमें नाइट्रोजन को सॉइल से निकालना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि नाइट्रोजन की एब्सेंस में ये प्लांट पे क्या इफेक्ट होता है। तो नाइट्रोजन के बिना क्या होगा? अब सॉइल से नाइट्रोजन कैसे निकाले? नहीं निकाल सकते, तो बहुत सारे नाइट्रोजन होते हैं ना, सॉइल से हम नाइट्रोजन कैसे निकालें? तो इसके लिए जो थे हमारे महान साइंटिस्ट, 1860 में जूलियस वॉन सैक ने हाइड्रोपोनिक्स के बारे में बताया। अब ये हाइड्रोपोनिक्स से क्या मतलब है, हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? ये बीकर है, इसमें मैंने प्योर वाटर डाला, H2O डाला, प्योर है ना एकदम, कुछ और नहीं है। इसमें हमने प्लांट को रखा है ना, पेड़ नहीं, छोटा पौधा, उसको रखा इसके अंदर। अब इसका फायदा क्या हुआ कि हम जो मर्जी मिनरल्स डाल के देख सकते हैं। नाइट्रोजन डाला तो पता चला नाइट्रोजन का क्या एडवांटेज है, नाइट्रोजन नहीं डाला तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से क्या होता है। तो विद नाइट्रोजन, विदाउट नाइट्रोजन, ये हम एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि हाइड्रोपोनिक्स जूलियस सर ने दी। तो हाइड्रोपोनिक्स का एडवांटेज क्या हुआ कि ये मिनरल्स को आइडेंटिफाई करता है। कौन से मिनरल्स को? जो इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट के लिए। अब ऐसे पता लगाया कि 105 एलिमेंट्स थे हमारे पास, उन 105 एलिमेंट्स में से प्लांट में 60 एलिमेंट मौजूद रहते हैं, जो मतलब 60 एलिमेंट है, प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है, अपटेक कर लेता है। उसमें पाए जाते हैं 105 में से 60। पर क्या ये 60 के 60 नेसेसरी है? हम पिज्जा बर्गर खाते हैं, दाल चावल भी खाते हैं, पर हमको मालूम है हमारे लिए कौन सी चीज नेसेसरी है। तो प्लांट भी ये 60 एलिमेंट खा लेते हैं, अपटेक कर लेते हैं, पर कौन से नेसेसरी है वो जानना जरूरी है कि कौन से ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, असेंशियल कौन से हैं इन 60 में से। इसका पता कैसे लगाएं? वैसे तो गोल्ड है, सेलेनियम है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी रहते हैं, वो भी एब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट, पर जरूरी नहीं है कि ये जरूरी हो प्लांट्स के लिए। एक क्राइटेरिया बनाया, एक ऐसा क्राइटेरिया जिससे ये पता चले कि भैया कौन से एलिमेंट्स एसेंशियल है प्लांट के लिए। तो क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी क्या कहता है? पहली चीज, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो वो इम्पोर्टेंट है, वो एसेंशियल है। साथ में उसकी एब्सेंस से लाइफ साइकिल गड़बड़ा जाए। दूसरी चीज, स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक मतलब जिसका काम उसी को साजे। तो मान लो एक एलिमेंट है वो सेल ग्रोथ करवा रहा है, तो उसकी एब्सेंस में बी नहीं करा सकता, वो ए को बी रिप्लेस नहीं कर सकता। ए स्पेसिफिकली सेल की ग्रोथ करवा रहा है, तो ये जो स्पेसिफिक वाला एलिमेंट होगा वो एसेंशियल होगा। तीसरा आता है क्राइटेरिया जिससे पता लगे कि एसेंशियल है, वो होता है कि एलिमेंट जो है ना वो मेटाबॉलिज्म करवाए। कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म दोनों। अब ग्लूकोज है, ग्लूकोज को तोड़ते हैं, एटीपी मिलती है, ये होता है कैटाबॉलिज्म, काटना, तोड़ना। अब एटीपी जो एनर्जी है हमारी, वो सेल के और दूसरे काम में लगती है, उसको कहते हैं एनाबॉलिज्म, और दोनों को मिला दो तो वो मेटाबॉलिज्म। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करें वो भी एसेंशियल है। एसेंशियल पता लग गए कि भैया ये जो 3 चीजें फॉलो करे वो एलिमेंट एसेंशियल है। तो उन 3 चीज को फॉलो करके 2 मेजर कैटेगरी में डिवाइड हुए एलिमेंट्स, जिन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहेंगे और मैक्रो। मैक्रो मतलब ज्यादा, माइक्रो मतलब कम। किससे कम किससे ज्यादा? 10 मिली मोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट से ज्यादा होगा तो वो मैक्रो न्यूट्रिएंट होगा। 10 मिली मोल पर केजी ड्राई वेट से
कम होगा तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट होगा। अब ये यार 10 मिलीमोल पर केजी क्या है, क्या ये चीज़ लिखा क्या है? समझते हैं कि ये पत्ती है, सूख गई, ड्राई है, वाटर नहीं है इसमें। ऐसी ढेर सारी पत्तियां लीफ टिश्यू हैं जो ड्राई हो चुके हैं। अब ये लीफ टिश्यू बहुत सारे इकट्ठे कर लिए, 1 किलो कर लिया हमने। तो इस 1 किलो ड्राई वेट ऑफ लीफ टिश्यू में इसकी ग्रोथ के लिए, इस 1 किलो की ग्रोथ के लिए 10 मिली मोल एलिमेंट्स लग रहे हैं। मतलब 10 मिली मोल फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन चाहिए 1 केजी की ग्रोथ के लिए। अब इस 10 मिली मोल पर केजी से ज़्यादा होगा तो मैक्रो होगा और कम होगा तो माइक्रो होगा। तो ये था ड्राई वेट वाला सीन। मोलैलिटी जैसे हम देखते हैं ना केमिस्ट्री में कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी, इसको ऐसे लिख सकते हैं इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो वैसा ही है, यहाँ पे भी मोल्स और केजी की बात आ रही है और ड्राई वेट वाले में भी मोल्स और केजी की बात आ रही थी। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। ये ऐसे ही याद हो जाएगा, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। तो अब देखो ग्लूकोज होता है C6H12O6, बहुत ज्यादा बनता है, प्लांट का मेन फूड है। तो ये मैक्रो में तो आएंगे ही सही। कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। चौथा होता है नाइट्रोजन जो अपने एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा होता है, तो वो भी मैक्रो में आएगा। 5वां होता है सल्फर, 6ठा होता है फॉस्फोरस और 7, 8, 9 होते हैं एस ब्लॉक के। मैग्नीशियम 8वां होता है, कैल्शियम और पोटेशियम। यहाँ पे ये छोटी पीरियोडिक टेबल बनाई है, एस ब्लॉक बनाया है। और पी ब्लॉक भी देख लो, कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर। अब मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम तो एस ब्लॉक वाले हो गए। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और सल्फर और इधर हाइड्रोजन, ये हो गए हमारे 5 और इधर से 4, टोटल हो गए 9। तो 1-2 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएंगे। अब माइक्रो में कौन से आते हैं? डी ब्लॉक वाले। मैक्रो में एस ब्लॉक था, यहाँ पे डी ब्लॉक और पी ब्लॉक के भी 2 आते हैं, हम देखेंगे, पर मैक्सिमम माइक्रो में डी ब्लॉक के आते हैं। अब जो डी ब्लॉक का है, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेकोनी क्यों जान जलाती हो। इसमें से आयरन, मैग्नीज, निकल, कॉपर और जिंक है, कोबाल्ट नहीं है। तो 8 होते हैं, 2, 3, 4, 5 हो गए ये। एक और होता है दूसरी सीरीज का मॉलिब्डेनम, ये भी डी ब्लॉक का होता है। तो डी ब्लॉक से कितने हो गए? 3, 3, 6। अब पी ब्लॉक के 2 होते हैं, बोरॉन और क्लोरीन, ये हो गए 8, 6 और ये 2। क्या केमिस्ट्री से भी अपन रिलेट करते चल रहे हैं तो चीजें अच्छे से याद रहेंगी। अब मैक्रो में क्या होता है? 9 होते हैं, माइक्रो में 8, टोटल 17। तो 60 में से हमको पता चला कि 17 असेंशियल हैं। 60 थे ना जो प्लांट ने अपटेक किए थे, तो 17 असेंशियल है जो कि मैक्रो और माइक्रो में। इसके अलावा भी 1-2 और असेंशियल होते हैं, 4 होते हैं वैसे, सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सेलेनियम। पर ये ना माइक्रो में आते हैं ना मैक्रो में आते हैं, मतलब इसका इतना ज्यादा रोल नहीं है। अब कुछ और चीजें बताई असेंशियल होने के लिए कि ग्रुप की गई उसको, तो वो देख लेते हैं कि एक तो कंपोनेंट होना चाहिए वो बायोमोलिक्यूल्स का। प्लांट्स के जो सेल्स हैं, सेल के अंदर बायोमोलिक्यूल्स हैं, डीएनए, आरएनए, उसमें अगर वो एलिमेंट मौजूद है या उसका कंपोनेंट है, जैसे अमीनो एसिड भी हैं, तो वो असेंशियल है। और स्ट्रक्चरल पार्ट होना चाहिए वो सेल का, तो वो असेंशियल है। सेल ऑर्गेनील्स में बहुत सारे एलिमेंट्स का रोल होता है, वैसे ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी स्ट्रक्चरल है पार्ट सेल का। दूसरा बताया इनने कि जो एटीपी है, फॉस्फोरस, मेन एनर्जी जहां से बनती, और क्लोरोफिल है, उसमें एमजी रहता है उसके स्ट्रक्चर में, तो ये एमजी और फॉस्फोरस दोनों एसेंशियल हो गए। तीसरा होता है एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा है या डीएक्टिवेट कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, तो वो एलिमेंट भी एसेंशियल होंगे। फॉर एग्जांपल कि जो रुबिस्को एंजाइम है, रुबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, और पीईपी कार्बोक्सिलेज जो होती है, फॉस्फोएनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, उसको एक्टिवेट करते हैं Mg+2, तो ये एसेंशियल होगी। ऐसे ही होती है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ये भी एंजाइम है, इसको कौन सा एलिमेंट एक्टिवेट करता है? जिंक +2 के फॉर्म में रहता, तो जिंक भी एसेंशियल हो गया। वो नहीं होगा तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एक्टिवेट नहीं होगी। और एक और होती है नाइट्रोजिनेज, जिसको मॉलिब्डेनम एक्टिवेट करता है, तो मॉलिब्डेनम भी एसेंशियल हो गया। चौथा आता है कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल, प्लांट के अंदर ऑस्मोटिक पोटेंशियल का जो देख रेख होती है वो कौन करता है? फॉर एग्जांपल सोडियम पोटेशियम पंप, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में काम आता है, तो ये एसेंशियल हो गया। हाइड्रोपोनिक्स से हमको पता लग गया कि कौन सा एलिमेंट एसेंशियल है या नहीं है, हमने पानी में डाल डाल के चेंज करके देख लिया। दूसरी चीज एसेंशियलिटी का क्राइटेरिया देख लिया। मैक्रो और माइक्रो के बारे में जान लिया। चौथे अब फंक्शन जानते हैं कि मैक्रो माइक्रो एलिमेंट्स जो हैं, न्यूट्रिएंट्स जो हैं,
उसका फंक्शन क्या है। तो मैक्रो के बारे में देखते हैं पहले। मैक्रो 9 होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ग्लूकोज वाले, नाइट्रोजन नेचर में सबसे ज़्यादा, फॉस्फोरस, सल्फर, और 3 एस ब्लॉक वाले, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम। ये हो गए 9। अब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मेन फंक्शन की बात नहीं करते हम, नाइट्रोजन की बात करते हैं। वो ग्लूकोज में उसका फंक्शन हो गया, बस काफ़ी है। तो नाइट्रोजन का पहला चीज़ क्या होती है कि एब्जॉर्ब कैसे होता है, किस फॉर्म में होता है, ये सारे एलिमेंट में ये चीज़ें देखनी है। सेल में वो क्या काम कर रहा है, रिक्वायर कहाँ हो रहा है प्लांट सेल में, या उसका सेल में कौन सा फंक्शन है। तीसरी चीज़ होती है कि पार्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, कि कौन से जो प्लांट के अंदर केमिकल्स हैं उसमें पार्ट है। जैसे कि अमीनो एसिड में नाइट्रोजन होता है, तो वाइटामिन में नाइट्रोजन होता है। तो ये 3 चीज सब में आएगी सारे एलिमेंट्स में। तो नाइट्रोजन अब्सॉर्ब होता है नाइट्रेट NO3-, ये मैक्सिमम इस फॉर्म में होता है अब्सॉर्ब। नाइट्राइट में भी हो जाता है, अमोनियम आयन में भी होता है, अमोनियम आयन मतलब NH4+। तो ये तो अब्सॉर्ब होता है इस फॉर्म में। इन तीनों में से कोई भी फॉर्म में अब्सॉर्ब हो जाता है, अपटेक हो जाता है, सॉइल में से ऊपर चल जाता है। जो मेरिस्मेटिक होते हैं टिश्यू, वहाँ पे नाइट्रोजन का रोल होता है। और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में भी होता है। जो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स हैं, जो मतलब कोई चीज़ तोड़ रहे हैं, बना रहे हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है, डिवाइड जो होते हैं ग्रोइंग फेज में होते हैं, एक्टिव सेल्स होते हैं, एक्टिव सेल्स होते हैं, वहाँ पे नाइट्रोजन का रोल होता है। अमीनो एसिड का पार्ट होता है, ये NH3 है और ये COH होता है, ये 2 ग्रुप होते हैं तो अमीनो एसिड होता है वो, तो उसका पार्ट होता है। अमीनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं तो प्रोटीन का भी पार्ट होता है। न्यूक्लिक एसिड में भी नाइट्रोजन होता है, तो देखते हैं। अब एक एग्जांपल देता हूँ कि नाइट्रोजन पार्ट है तो वो क्यों चाहिए। न्यूक्लिक एसिड में ये बना रहा हूँ स्ट्रक्चर, देखो ये पेंटोज शुगर, ये पहला नाइट्रोजन, दूसरा भी, तीसरा। तो यहाँ कितने नाइट्रोजन हो गए, 1 2 3 4 5। मतलब भैया कि 5 चाहिए होते हैं एक मॉलिक्यूल में। तो हिसाब लगा लो न्यूक्लिक एसिड में कितना नाइट्रोजन चाहिए होगा। ऐसे वाइटामिन में भी नाइट्रोजन चाहिए रहता है। प्रोटीन से ही मिलके बनते हैं हार्मोन्स, तो हार्मोन्स में भी नाइट्रोजन चाहिए अगर प्रोटीन में चाहिए तो। अब दूसरे की बात करने से पहले जानते कौन सा, ये CHO तो ग्लूकोज वाले, NPS, और एक 3 एस ब्लॉक वाले, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अब CHO तो ग्लूकोज के अलावा उसकी बात करनी नहीं है। नाइट्रोजन हमने देख लिया, अब बात करते हैं फॉस्फोरस की। तो दूसरा यहाँ पे आ जाता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस फॉस्फेट आयन के रूप में अब्सॉर्ब होता है। फॉस्फेट आयन कौन से हो सकते हैं, एक H2PO4 1- और एक H2PO4 2-। तो इन 2 आयन के रूप में ये एब्सॉर्ब होता है। अब ATP का पार्ट है भैया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो इम्पॉर्टेंट है। एनर्जी का मेन पार्ट है हमारा फॉस्फोरस। ऐसे ही एब्सॉर्ब होता है, जैसे ATP में फॉस्फेट ग्रुप होता है, उसी फॉस्फेट आयन में एब्सॉर्ब होता है। अब फॉस्फोरस क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन में काम आता है। अब बायोमोलिक्यूल्स कौन से केमिकल्स होते हैं जिसमें पार्ट करता है, एक तो अपना ATP हो ही गया, दूसरा होता है प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड। ये अभी हमने पीछे देखा था, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड। ये एक न्यूक्लिक एसिड बना है, ये इसमें फॉस्फेट ग्रुप है, तो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड में भी फॉस्फोरस चाहिए। अब ATP है तो मतलब ATP कैसे बनेगी, फॉस्फोराइलेशन होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं इसका फंक्शन होता है फॉस्फोरस का फॉस्फोराइलेशन में, फॉस्फोरस से फॉस्फोराइलेशन, ATP का बनना। तीसरा देखते हैं, ये CHO ग्लूकोज वाले, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, और 3 ये एस ब्लॉक के, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। सल्फर की बात कर लेते हैं। सल्फेट के रूप में एब्जॉर्ब होता है, SO4 2-। अमीनो एसिड का पार्ट होता है। कौन से अमीनो एसिड होते हैं, एक सिस्टीन होता है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, और एक मेथियोनिन होता है जिसमें सल्फर पाया जाता है। और अपन ने देखी थी क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में कोएंजाइम A होती है। कोएंजाइम A मतलब क्रेब्स साइकिल से पहले इसका स्टार्टिंग पॉइंट रहता है वहाँ पे। तो कोएंजाइम A ना, ये सल्फर से जुड़ी हुई होती है, तो वहाँ पे एक इसका फंक्शन आ गया। अब यहाँ पे सल्फर पार्ट है कोएंजाइम A का। अब क्रेब्स साइकिल हो गया, तो उसके बाद आती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब इसमें हम देखते हैं FeS रहता है, तो यहाँ पे भी सल्फर दिख रहा है, तो यहाँ का भी फंक्शन होगा इसका। अब इसके साथ ही में फेरोडॉक्सिन भी रहता है, तो फेरोडॉक्सिन में भी सल्फर का रोल है। इसके अलावा वाइटामिन होते हैं कुछ जिसमें सल्फर रहता है, जैसे कि
थाइमिन है और बायोटीन है। सल्फर के बाद बात करते हैं चौथा कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ग्लूकोज वाले, नाइट्रोजन सल्फर फॉस्फोरस, और 3 एस ब्लॉक के हमारे पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। बात करते हैं अब हम पोटेशियम की। पोटेशियम K+ के रूप में अब्जॉर्ब होता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू में भी इसका रोल होता है। इसके अलावा जो बर्ड्स होते हैं, लीव्स होती है, रूट टिप होती है, वहाँ पे भी पोटेशियम काम आता है। पोटेशियम सोडियम पंप या सोडियम पोटेशियम पंप है, मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में भी इसका रोल होता है। अब पोटेशियम है एनायन कैटायन है, तो एनायनिक कैटायनिक बैलेंस भी मेंटेन करता है ये। प्रोटीन सिंथेसिस में भी इसका फंक्शन है और सेल के टर्जिड होने में भी इसका पार्ट है। पांचवा है कैल्शियम, ये Ca+2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। ये भी मेरिस्मेटिक टिश्यू के लिए जरूरी है। ग्रोइंग टिश्यू, डिवाइडिंग टिश्यू, डिफरेंशिएटिंग जो टिश्यूज होते हैं या उसमें भी कैल्शियम जरूरी होता है। सेल डिवीजन में इसका बहुत बड़ा रोल है। जो सेल वॉल होती है, वॉल मतलब क्या यार, मजबूत, हमारी जैसे हड्डियां मजबूत होती है कैल्शियम की बनी होती है, वैसे ही सेल वॉल। फॉर एग्जाम्पल जो कैल्शियम पेक्टेट होती है ना, उसकी सेल वॉल होती है मिडल लेमिला में। स्पिंडल फाइबर में मैंने जैसे पहले बताया था स्पिंडल फॉर्मेशन होता है। कुछ एंजाइम्स भी एक्टिवेट कराता है ये कैल्शियम, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी रेगुलेट करवाता है। अब आखिरी पे जाते हैं 3 ग्लूकोज वाले CHO, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, और 3 एस ब्लॉक वाले पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। सब हो गए। मैग्नीशियम बचा है, मैग्नीशियम को भी देखते हैं। मैक्रो में बचा, माइक्रो भी सारे बाकी हैं। तो मैक्रो का आखिरी एलिमेंट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करता है, Mg+2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। जो हमने पहले भी देखा था, रुबिस्को एंजाइम है, PEP कार्बोक्सिलेज है, इन दोनों को एक्टिवेट करता है। जो ये एंजाइम एक्टिवेट हुई है, ये रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में काम आती है प्लांट के। DNA RNA के सिंथेसिस में भी मैग्नीशियम का रोल होता है। क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर ऐसा बड़ा सारा रहता है उसका, उसमें भी Mg रहता है। तो ये थे हमारे मैक्रो के सारे फंक्शन। और एक और चीज़, राइबोसोम का स्ट्रक्चर जो होता है वो भी मैग्नीशियम से मेंटेन होता है। अब सबको एक साथ देख लेते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। CHO का नहीं देखना है अभी फंक्शन। नाइट्रोजन NO3- या NO2- के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है और NH4+ अमोनियम आयन के फॉर्म में। फॉस्फोरस H2PO4- और H2PO4 2- के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। सल्फर सल्फेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है SO4 2-। पोटेशियम K+ के फॉर्म में, कैल्शियम Ca+2 के फॉर्म में, मैग्नीशियम Mg+2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। तो ये सारे एब्जॉर्ब किस फॉर्म में होते हैं वो लिख लिया हमने। अब इसके फंक्शन देख लेते हैं फटाफट से सबके एक साथ। नाइट्रोजन मेरिस्मेटिक टिश्यू में आता है यूज, जो ग्रोइंग टिश्यू, डिवाइडिंग टिश्यू है। मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स में नाइट्रोजन यूज होता है। फॉस्फोरस सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होता है। वैसे पोटेशियम भी मेरिस्मेटिक टिश्यूज में यूज होता है, बर्ड्स में, लीव्स में, रूट टिप्स में। स्टोमेटा ओपनिंग क्लोजिंग में काम आता है पोटेशियम। प्रोटीन सिंथेसिस में पोटेशियम यूज होता है। टर्जिडिटी सेल की बनाए रखता है। कैल्शियम भी मेरिस्मेटिक सेल्स टिश्यूज में यूज होता है। डिफरेंशिएटिंग सेल्स जो होते हैं उसमें भी कैल्शियम का यूज होता है। जो ओल्डर लीव्स होती है वो कैल्शियम ज़्यादातर प्रोड्यूस करती हैं। ये कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी रेगुलेट करता है कैल्शियम, और इसके अलावा कुछ एंजाइम्स को भी एक्टिवेट कराता है। Mg+2 मैग्नीशियम रुबिस्को और PEP कार्बोक्सिलेज जैसी एंजाइम को एक्टिवेट कराता है, जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में काम आती है। DNA RNA को सिंथेसाइज कराने में हेल्प कराता है। क्लोरोफिल का पार्ट होता है, क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर का। और राइबोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए Mg चाहिए रहता है, मैग्नीशियम चाहिए रहता है। ये सबके फंक्शन की बात हो गई। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? नाइट्रोजन अमीनो एसिड में रहता है, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, वाइटामिन्स और हार्मोन्स में प्रेजेंट होता है। फॉस्फोरस हमारा ATP, प्रोटीन्स में, न्यूक्लिक एसिड में, न्यूक्लियोटाइड्स में प्रेजेंट रहता है। अब ATP में तो फॉस्फोरस है ही, फॉस्फोराइलेशन भी होगा ATP है तो। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड सिस्टीन, मेथियोनिन, कोएंजाइम A का पार्ट होता है। FES इलेक्ट्रॉन सिस्टम में देखा था, फेराडॉक्सिन इनका पार्ट होता है। और वो कुछ वाइटामिन्स जैसे कि थायमिन और बायोटीन में भी सल्फर मिलता है, उसका पार्ट होता है। तो ये सारा एक पेज में आ गया, सब एक साथ आ गया। मैक्रो की बात हो गई, अब माइक्रो की बात कर लेंगे।
अब जब हम माइक्रो की बात करते हैं तो माइक्रो में आते हैं 8। साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेकोनी क्यों जान जलाती हो। इसमें मैक्सिमम डी ब्लॉक के होते हैं। पी ब्लॉक से बोरॉन और क्लोरीन रहते हैं ये दो, और डी ब्लॉक से मैंगनीज, आयरन, निकल, कॉपर, जिंक और दूसरी सीरीज से मॉलिब्डेनम। मन फेकोनी क्यों जान जलाती हो, इतना भी चलेगा याद रखने के लिए। हम सबसे पहले मैंगनीज देख लेते हैं माइक्रो में। मैंगनीज Mn+2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है जिसे मैग्नस आयन कहते हैं। मैग्नीशियम की तरह ये भी फोटोसिंथेसिस और जो रेस्पिरेशन में एंजाइम्स होती हैं उसको एक्टिवेट करने के काम आता है। इसके अलावा जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होती है उसको भी एक्टिवेट कराता है। ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में काम आती है, हम आगे देखेंगे। और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कराता है। H2O टूटता है H+ और हाफ O2 में, तो ये मैंगनीज के प्रेजेंस में होता है। दूसरा हम आयरन की बात करते हैं। आयरन Fe+3 फेरिक आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आयरन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमने देखा था FeS, तो वहाँ पे आयरन का यूज़ होगा। फेराडॉक्सिन में आयरन का यूज़ होता है, और जो साइटोक्रोम A-B कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें भी आयरन का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कैटिलेज एंजाइम होती है, उसको एक्टिवेट करता है आयरन, और क्लोरोफिल का भी पार्ट होता है आयरन। तीसरा कौन सा आएगा माइक्रो, मन फेकोनी क्यों जान जलाती हो, मॉलिब्डेनम, बोरॉन और क्लोरीन। तो कोबाल्ट पढ़ना नहीं है, मैंगनीज पढ़ लिया, आयरन पढ़ लिया, निकिल के बारे में कुछ दे नहीं रखा। कॉपर की बात करते हैं। तीसरा है कॉपर। कॉपर Cu+2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, क्यूप्रिक आयन जिसे कहते हैं। फेरिक जैसे होता है वैसे क्यूप्रिक होता है। ये Cu2+ रहता है, वो Fe3+ रहता है, तो ये क्यूप्रिक फॉर्म में एब्जॉर्ब हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, कॉपर जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन में काम होता है। वो Cu+1 से +2 में कन्वर्ट होता है, रिडॉक्स रिएक्शन में पार्ट लेता है। और मैं आयरन में बताना भूल गया, आयरन भी रिडॉक्स रिएक्शन में पार्ट लेता है, वो Fe+2 से Fe3+ में कन्वर्ट होता है। तो आयरन भी रिडॉक्स रिएक्शन, इसका बेसिकली ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है +2 से +3। वैसे ही कॉपर की +1 से +2 हो रही है। कॉपर ओवरऑल मेटाबॉलिज्म, मतलब प्लांट में जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है वहाँ पे कॉपर की रिक्वायरमेंट रहती है, कैटाबॉलिज्म हो चाहे एनाबॉलिज्म हो। अब जिंक की बात कर लेते हैं। चौथा आ गया हमारा जिंक। जिंक Zn+2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, कार्बोक्सिलेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, और ऑक्सीन जो होता है प्लांट ग्रोथ हार्मोन, उसका सिंथेसिस भी ये करता है। जिंक की प्रेजेंस में उसका सिंथेसिस होता है ऑक्सीन का। पांचवा आता है मॉलिब्डेनम। ये डी सीरीज में दूसरी सीरीज का है। ये मॉलिब्डेट आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, MoO2+2। नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम रहती है, नाइट्रेट रिडक्टेज जो एंजाइम रहती है, उन दोनों को एक्टिवेट करता है। ये दोनों नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का पार्ट है, ये हम इसी वीडियो में देखेंगे, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। छठा आता है हमारा बोरॉन। ये BO3- और B4O7 2- के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। ये करियर रहता है, कैरियर कैल्शियम का। ये कैल्शियम को अपटेक करने में मदद करता है। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में बोरॉन पार्टिसिपेट करता है। तो बोरॉन रहेगा तो कैल्शियम का यूटिलाइजेशन होगा, बोरॉन नहीं रहेगा तो कैल्शियम भी प्लांट तक नहीं पहुंच पाएगा। इसके अलावा काफ़ी सारे काम करता है। पॉलन जर्मिनेशन में यूज़ होता है, सेल एलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन और मेम्ब्रेन फंक्शनिंग में भी इसका रोल होता है। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसका ट्रांसलोकेशन भी बोरॉन की प्रेजेंस में होता है। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन क्लोराइड आयन Cl- के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। अब ये क्लोराइड आयन के फॉर्म में कैसे होता है, Na+, K+ के साथ में, NaCl और KCl। ऑफ कोर्स इसमें +- लगाना आयनिक फॉर्म में। तो ये तो एब्जॉर्ब हो गया सोडियम पोटेशियम के साथ। अब क्लोरीन क्या होता है, सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने में यूज होता है। अब सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, एनायन है, कैटायन है, तो एनायनिक और कैटायनिक बैलेंस मेंटेन करने में भी क्लोरीन का रोल होता है। अब मैंगनीज की तरह ये भी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में मदद करता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर वही स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो H2O में मैंगनीज के अलावा क्लोरीन भी रहता है। तो ये थे हमारे फंक्शन सारे माइक्रो के। अब एक साथ देख लेते हैं सबको। मन फेकोनी क्यों जान जलाती हो, और नीचे मॉलिब्डेनम, उधर बोरॉन और क्लोरीन जिसमें कोबाल्ट नहीं है। ये हो गए हमारे 8। कुछ कंफ्यूजन हो तो नंबर याद रख लेना। मैक्रो 9 रहते हैं, ये 8 रहते हैं माइक्रो। टोटल होते हैं 17। अब पहला आता है मैंगनीज, पूरे सारे एक साथ देख रहे हैं। दूसरा आयरन, तीसरा जिंक, चौथा कॉपर,
पांचवा बोरॉन, छठा मॉलिब्डेनम, सातवां क्लोरीन। मैंगनीज Mn+2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, आयरन फेरिक के फॉर्म में Fe3+, जिंक Zn+2, कॉपर +2 क्यूप्रिक में, बोरॉन बोरेट आयन में होता है BO3- B4O7 2-, मॉलिब्डेनम मॉलिब्डेट MOO2 और ऊपर +2, क्लोरीन क्लोराइड Cl-। इन सब के फंक्शंस देख लेते हैं। मैंगनीज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, कौन सी? फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में जो काम आती है। दूसरा नाइट्रोजनेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में काम आती है। तीसरा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कराता है। अब आयरन FeS हमने देखा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, फेराडॉक्सिन, साइटोक्रोम A, B, C, इन सब में आयरन यूज होता है। कैटलेज एंजाइम एक्टिवेट कराता है और क्लोरोफिल का भी पार्ट होता है, और इसमें रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, Fe+2 से Fe+3 में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, 2 से 3 हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। जिंक कार्बोक्सिलेज एंजाइम को एक्टिवेट कराता है और ऑक्सीजन का सिंथेसिस करता है। कॉपर ओवरऑल मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है, और कॉपर भी आयरन की तरह रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, +1 से +2 की स्टेट में जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब यहाँ पे बोरॉन के सबसे ज़्यादा फंक्शन है, ये कैल्शियम को अपटेक कराने में मदद करता है। बोरॉन नहीं होगा तो कैल्शियम ऊपर नहीं जा पाएगा, उसका यूटिलाइजेशन नहीं होगा। तो बोरॉन की वजह से कैल्शियम का अपटेक होता है और यूटिलाइजेशन होता है। पॉलन जर्मिनेशन में मदद करता है बोरॉन, सेल एलोंगेशन में, सेल डिफरेंशिएशन में, मेम्ब्रेन फंक्शनिंग में भी काम आता है, कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसलोकेशन में भी काम आता है बोरॉन। तो ये सबसे ज़्यादा फंक्शन बोरॉन के थे माइक्रो में। मॉलिब्डेनम क्या करता है? नाइट्रोजनेज एंजाइम जो होती है उसको एक्टिवेट कराता है, नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम जो होती है उसको भी एक्टिवेट कराता है। ये दोनों नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म वाली हैं। क्लोरीन Na+ और K+ के साथ में अपटेक होता है, इसलिए एनायनिक कैटायनिक बैलेंस को मेंटेन करता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कराता है और सॉल्यूट कंसंट्रेशन डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। ये सारे एक साथ होगा माइक्रो। अब एसेंशियल तो हैं सारे एलिमेंट्स, माइक्रो भी मैक्रो भी, पर ये जब नहीं मिले, इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, तब क्या होता है? तो एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड, उसको कहेंगे क्रिटिकल कंसंट्रेशन, और इससे जो कम होगा वो डेफिशिएंट होगा एलिमेंट। पहली डेफिशिएंसी है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस क्या होता है? क्लोरोफिल लॉस, क्लोरोफिल का लॉस हो जाता है। क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन कलर होता है, क्लोरोफिल लॉस हुआ, लीव्स क्या होंगी? येलो हो जाएंगी। अब क्लोरोसिस 8 एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी से होता है। 4 मैक्रो रहते हैं और 4 माइक्रो रहते हैं, तो 8 में से एक भी कम पड़ा तो क्लोरोसिस हो जाएगा। तो मैक्रो में आते हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सल्फर। माइक्रो में आते हैं आयरन, मैंगनीज, जिंक और मॉलिब्डेनम। तो तीनों M वाले आ गए यहाँ, तो मैंगनीज भी आ गया, मॉलिब्डेनम भी आ गया, मैग्नीशियम भी आ गया। तो इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? मैगी मन की शांति, ज़्यादा फेमस नहीं। कोई सेंस नहीं है इसका, पर याद रखने में आसानी होगी। मैगी मन की शांति, ज़्यादा फेमस नहीं। तो ये क्लोरोसिस की ट्रिक थी। क्लोरोसिस लॉस ऑफ क्लोरोफिल, लीव येलो हो जाती है। 4 मैक्रो आते हैं, 4 माइक्रो आते हैं, तीनों M वाले इधर आ जाते हैं। दूसरी डेफिशिएंसी है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस बोले तो डेथ ऑफ टिश्यू, टिश्यू का मरने को नेक्रोसिस कहते हैं। लीव टिश्यू होता है मान लो, उसकी डेथ हो गई। ये क्यों होता है? 3 मैक्रो की डेफिशिएंसी से, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम, तीनों S ब्लॉक वाले, और 1 माइक्रो आता है कॉपर। तो इन चारों की डेफिशिएंसी से नेक्रोसिस होता है। इसकी ट्रिक है कुक्कू कार मांगे। दूसरा हो गया नेक्रोसिस। तीसरा आता है सेल डिवीजन इनहिबिशन। सेल डिवाइड हो रहे होते हैं, वो इनहिबिट हो जाते हैं, डिवाइड होना रुक जाते हैं। 3 मैक्रो होते हैं जिसकी डेफिशिएंसी से होता है NKS, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, और 1 माइक्रो रहता है मॉलिब्डेनम। इसको याद करने की ट्रिक मॉन्क्स, साधु। चौथा होता है डिले ऑफ फ्लावरिंग। ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है? मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन और सल्फर। फ्लावरिंग का डिले होना, इसको मून से याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन को इग्नोर कर देना है, तो ये याद करने का क्या है कि चांद ना दिखा तो फूल ना खिला। डिले ऑफ फ्लावरिंग, फूल नहीं खिला। अब मून से मतलब आता है MOON, मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन और सल्फर। तो डेफिशिएंसी हमने देख ली कि जब कोई एलिमेंट
क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम होता है। अब हद से ज़्यादा हो तो टॉक्सिसिटी, जहर बन जाता है हद से ज़्यादा अगर कोई एलिमेंट हो तो। अब टॉक्सिसिटी की डेफिनेशन क्या दी है कि एनी मिनरल आयन कंसंट्रेशन इन टिश्यूज दैट रिड्यूसेस द ड्राई वेट ऑफ टिश्यूज बाय 10%, तो वो टॉक्सिक होगा। मतलब 1 kg ड्राई वेट था हमारे पास, अब हमने मिनरल्स इतने ज्यादा दे दिए, मान लो मैंगनीज हमने इतना ज्यादा दे दिया कि उस 1 kg ड्राई वेट को इसने 1 kg को 1000 ग्राम लिख सकते हैं, 990 ग्राम हो गया उसका वेट कम कर दिया इसने, तो ये Mn यहाँ पे टॉक्सिक हो गया। अब मैंगनीज जब ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज हुआ तो वो टॉक्सिक हुआ प्लांट के लिए, तो उसके टॉक्सिक होने की वजह से क्या हुआ, ब्राउन स्पॉट्स पड़ जाते हैं प्लांट्स की लीफ में। और ये ब्राउन स्पॉट कैसे सराउंड होते हैं, क्लोरोटिक वेन, लीफ है यहाँ पे ब्राउन स्पॉट हो जाते हैं और ये क्लोरोटिक वेन्स जो होती है ना ऐसे येलो कलर की हो जाती हैं और इसके आसपास ब्राउन स्पॉट हो जाते हैं। ये Mn की टॉक्सिसिटी की वजह से होता है, मैंगनीज की। ये क्लोरोटिक वेन्स हैं और इसके आसपास ब्राउन स्पॉट हो जाता है। उसके अलावा मैंगनीज की टॉक्सिसिटी से क्या होता है कि जो मैंगनीज है ये आयरन और मैग्नीशियम के साथ कॉम्पिटिशन में रहता है, कम्पीट करता है कि पहले मैं जाऊँगा। तो यदि Mn ज़्यादा मात्रा में रहेगा तो जाहिर सी बात है कि Mn पहले जाएगा, आयरन और मैग्नीशियम को प्लांट नहीं ले पाएगा। जो ज़्यादा मात्रा में रहेगा वो ज़्यादा अपटेक भी होगा। इसके अलावा मैंगनीज जो होता है Mg के जैसे एंजाइम बाइंडिंग में भी कंपटीशन होता है मैंगनीज और मैग्नीशियम का, कि कोई एंजाइम है उससे Mg जुड़ रहा है तो Mn भी बोलेगा नहीं मैं जुड़ूंगा, तो इसका भी कंपटीशन होता है। इसके अलावा मैंगनीज का कैल्शियम के साथ भी कंपटीशन होता है। किस चीज़ में, वो कैल्शियम के काम को रोकता है, अड़चन डालता है। शूट एपेक्स में क्या होता है, कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन होता है, तो मैंगनीज की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो ये ट्रांसलोकेशन को रोक देगा। किसके, कैल्शियम के। कहाँ पे, शूट एपेक्स में इनहिबिट कर देता है। तो मैंगनीज के बढ़ने से टॉक्सिसिटी तो हुई, साथ में कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि इन तीनों के काम को ये अफेक्ट करता है। मैंगनीज की टॉक्सिसिटी से कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब ये मिनरल्स आयन एब्जॉर्ब कैसे होते हैं, अपटेक कैसे होते हैं, तो उसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। ज़्यादा नहीं है, छोटा ही है। तो मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में एक ऐसा डायग्राम रहता है, ये जाइलम रहता है यहाँ पे, ये वाटर यहाँ से ऐसे साइड से जाता है, यहाँ पे कैस्पिरियन स्ट्रिप रहती है, ये साइड से जाता है, फिर ये सेल के अंदर चल जाता है और ये प्लास्मोडेस्माटा से होते हुए जाइलम तक पहुँचता है। इसको कहते हैं एपोप्लास्ट। एपो का मतलब अवे, प्लास्ट का मतलब सेल, तो अवे फ्रॉम सेल। दूसरा होता है जो सीधे सेल के अंदर से जाता है, उसे कहते हैं सिम्प्लास्ट। सिम का मतलब होता है साथ में, प्लास्ट मतलब सेल, तो सेल के साथ में जो जाए उसे सिम्प्लास्ट कहते हैं। तो ये दोनों वाटर ले जाने के वो रहते हैं रूट। मिनरल्स क्या होते हैं, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और मिनरल्स भी वाटर के साथ इन्हीं रूट से चले जाते हैं जाइलम तक। एपोप्लास्ट क्या होता है, पैसिव होता है, एनर्जी नहीं लगती है उसमें, लेकिन सिम्प्लास्ट में एनर्जी लगती है। तो सिम्प्लास्ट एक्टिव होता है और एपोप्लास्ट पैसिव होता है। अब इस मूवमेंट को कहते हैं फ्लक्स। अंदर जाएगा तो इनफ्लक्स, बाहर आएगा तो ई फ्लक्स। ये मिनरल्स पहुंच गए जाइलम तक वाटर के साथ। अब जाइलम तक पहुंचने के बाद ट्रांसलोकेशन होता है सॉल्यूट का। सॉल्यूट मतलब मिनरल्स और सॉल्वेंट H2। जाइलम से ऊपर कैसे जाते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल। ये भी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में हमने देखा है कि ट्रांसपिरेशन पुल से वाटर ऊपर जाता है और साथ में मिनरल्स भी इसके ऊपर तक चल जाते हैं। ऊपर तक मतलब दूसरे प्लांट पार्ट्स में। अब मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन देखना है, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा है। नाइट्रोजन एज अ मिनरल कैसे एब्जॉर्ब करता है प्लांट, तो जो नाइट्रोजन होता है N2 के फॉर्म में रहता है, प्लांट कहता है भैया नहीं, ये मैं नहीं एब्जॉर्ब कर पाऊंगा, ये मेरे सिस्टम के खिलाफ है। प्लांट को चाहिए रहता है नाइट्रेट, नाइट्राइट, NO3- NO2-, वो इसको एब्जॉर्ब करता है, इसको पहचानता है नाइट्रोजन के इस फॉर्म को। तो नाइट्रोजन से हमको ये नाइट्राइट और नाइट्रेट बनाना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी प्लांट एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो कन्वर्जन में कुछ चीजें क्या होंगी, तोड़ा जाएगा नाइट्रोजन को, इसे कहेंगे कैटाबॉलिज्म। और तोड़ने के बाद जैसे कि NO2- बना, फिर उससे NO3- बना, तो कुछ चीजें बनी, तो इसको कहेंगे एनाबॉलिज्म। तो दोनों चीज हो रही है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, तभी इसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। अब ये कैसे होता है देखते हैं। अब जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना जिसमें
कि प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर सके वो हम इस नाइट्रोजन साइकिल से देखेंगे। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में रहता है। जब बिजली गिरती है, लाइटनिंग जब होती है, नाइट्रोजन टूटता है और ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और नाइट्रोजन की हमको ऑक्साइड्स मिलती है, जैसे कि NO2 हो गया, NO हो गया, N2O हो गया, NO3- हो गया। अब लाइटनिंग के अलावा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो बायोलॉजिकल वे में भी फिक्स कराई जाती है, जिसको हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अमोनिया बन जाता है NH3। तीसरी चीज होती है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो होता है, इंडस्ट्रियल का फिक्सेशन कह सकते हैं उसको। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है वो भी अमोनिया में कन्वर्ट कर देती है नाइट्रोजन को। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। जो बायोलॉजिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ और इंडस्ट्री ने फिक्स किया उसको अमोनिया में कन्वर्ट किया। अमोनिया से ये फिर NO2- और NO3- में कन्वर्ट होता है। ये सब सॉइल के अंदर हो रहा होता है, इसको सॉइल पूल भी कहते हैं। और अमोनिया से नाइट्रेट के बनने को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। इंडस्ट्री और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से अमोनिया बना जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन था। लाइटनिंग से NO3 नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स बनी। NO3- जब वापस N2 में बदलता है उसको डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ये अपने आप नहीं बदलता है, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। अब क्या है, NO3- प्लांट ने अपटेक कर लिया, यही तो चाहिए था उसको। अब प्लांट ने अपटेक कर लिया, प्लांट का बायोमास में चला गया। अब प्लांट को एनिमल ने खा लिया तो एनिमल के बायोमास में चला गया। अब एनिमल मर गया, डिके हो गया तो डिकेइंग एनिमल में चला गया, या सिर्फ कहें डिके में चला गया क्योंकि प्लांट भी डिके होगा। तो दोनों तरफ से डिके होके फिर जो नाइट्रोजन के कंपोनेंट्स हैं वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये पूरी बन गई साइकिल। अब जो ये डिके एनिमल्स और प्लांट से अमोनिया बना उसको अमोनिफिकेशन कहेंगे। 4 चीजें हमको देखनी है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन। पहला देखते हैं नाइट्रिफिकेशन क्या होता है। नाइट्रिफिकेशन हमने अभी साइकिल में देखा था कि अमोनिया से नाइट्रेट का बनना। अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। 2 अमोनिया लिए, 2 NH3, वो 3 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमको 2 NO2 मिल जाता है माइनस और 2 H+ मिल जाते हैं। साथ में 2 मॉलिक्यूल H2O के निकल जाते हैं। अब ये 2 बैक्टीरिया के प्रेजेंस में होता है, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनास। इसको कैसे याद रखें, सोमो कोका कोला 2, सोमो से सोमोनास नाइट्रोसोमोनास, कोका कोला से कोकस नाइट्रोकोकस, और ये 2 से NO2- वाला है ये। अब ये 2 NO2- फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और हमको नाइट्रेट मिलता है 2 NO3-। अब ये होता है नाइट्रोबैक्टर की प्रेजेंस में। अब जो N2 थी एटमॉस्फेयर में वो अमोनिया में कन्वर्ट हुई। अमोनिया से फिर हमने नाइट्रिफिकेशन देखा, NO2- और फिर NO3- में कन्वर्जन हुआ। तो NH3 से NO3- तक की प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहेंगे। अब डीनाइट्रिफिकेशन किसको कहेंगे, NO3- से डायरेक्ट नाइट्रोजन बनना N2, इसको डीनाइट्रिफिकेशन कहेंगे। ये भी बैक्टीरिया की प्रेजेंस में होता है। एक होता है सुडोमोनास और दूसरा होता है थायोबैसिलस। इसकी भी ट्रिक है, ये खाना सड़ा बासी थैगियोमोना। अब कैसे इससे याद रख सकते हैं, सड़ा और मोना से सुडोमोनास और थई और बासी से थायोबैसिलस। नाइट्रिफिकेशन देख लिया, डीनाइट्रिफिकेशन देख लिया। अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होता है। अब इससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि अमोनिफिकेशन में क्या डिफरेंस होता है कि अमोनिफिकेशन में डिके प्लांट से और एनिमल से अमोनिया बनता है, और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की काफ़ी स्टेप्स आती हैं, तो हम देखते हैं। नाइट्रोजन से अमोनिया बनाना है कुल मिला के, ये होता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। हाँ, और ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोकार्योटिक में ज़्यादा होता है। अब नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है वो कहाँ से मिलेगी, N2 को NH3 में कन्वर्ट करती है, हमने समझ लिया, पर ये मिलती कहाँ से, नोड्यूल में रहती है। ये नोड्यूल फॉर्मेशन होगा तब जाके नोड्यूल बनेंगे। नोड्यूल फॉर्मेशन को 1 सेकंड गोली मारो। फ्री लिविंग बैक्टीरियाज की बात करते हैं, जैसे कि एजोटोबैक्टर है, इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो माफ़ करना, बेजरेंकिया, ये एरोबिक होते हैं। रोडोस्पाइरिलियम, ये एनारोबिक होते हैं। ये क्यों लिख रहा हूँ मैं बताता हूँ। और साइनोबैक्टीरिया जैसे कि एनेबिना और नॉस्टॉक,
ये ऐसे बैक्टीरिया हैं फ्री लिविंग जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद कराते हैं, और ये बायोलॉजिकल बींग्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, तो ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का पार्ट हुए, पर ये फ्री लिविंग है। और नोड्यूल फॉर्मेशन होता है सिम्बायोटिक वाले में। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट्स में जनरली पाए जाते हैं सिम्बायोसिस करते हुए, और एक आधा नॉन लेग्यूमिनस में भी होता है। अब लेग्यूमिनस का मतलब जो लेग्यूम फैमिली को बिलोंग करे, जैसे पोटैटो की सोलेनेशिया फैमिली है, वैसी लेग्यूम फैमिली होती है जिसमें लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। अब इसकी खास बात होती है, बाद में बताऊंगा, पहले एग्जांपल देख लेते हैं। लेग्यूमिनस का एग्जांपल है अल्फा अल्फा, स्वीट क्लोवर, लेंटिल्स दालें, पी मटर, ब्रॉड बीन्स, क्लोवर बीन्स, ये सब लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं। नॉन लेग्यूमिनस में आता है एल्नस। लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या होता है, राइजोबियम अटैक करता है। राइजोबियम अटैक करता है तो क्या होगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होगी, नोड्यूल बनाएगा। राइजोबियम बैक्टीरिया नोड्यूल बनाता है तो नाइट्रोजनस एंजाइम मिल जाएगी नोड्यूल में, अब नाइट्रोजन फिक्स हो सकता है। वैसे तो राइजोबियम फ्री लिविंग रहता है, लेकिन ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी दिखाता है लेग्यूमिनस प्लांट के साथ, और N2 फिक्स करने के लिए परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तन कर लेता है। अल्नस में नाइट्रोजन को फिक्स करता है फ्रैंकिया, ये भी फ्री लिविंग होता है, लेकिन नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए ये भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखा देता है। इससे पहले जो फ्री लिविंग देखे थे वो सिम्बायोटिक नहीं होते हैं। अब ये लेग्यूमिनस की खास बात क्या है कि इसमें लैग हीमोग्लोबिन रहता है। अब ये लैग हीमोग्लोबिन का क्या इंपॉर्टेंस है हम नोड्यूल फॉर्मेशन में देखेंगे। नोड्यूल फॉर्मेशन की अब बात कर लेते हैं। तो जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उसकी रूट्स भी होगी, रूट हेयर होंगे, ये बना रहा हूं मैं, ये रूट हेयर है। ये पास में कौन सा बैक्टीरिया होगा, राइजोबियम। अब राइजोबियम जैसे ही रूट हेयर के पास में आता है तो रूट हेयर कर्ल हो जाते हैं। मैं स्टेप वाइज बताऊंगा। ये हुक बना लेते हैं और ये रूट के अंदर चल जाते हैं। तो सबसे पहले सॉइल में जो राइजोबियम रहते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट जहाँ पे गड़ा हुआ है, वो डिवाइड होते हैं, कॉलोनी बनाते हैं, कॉलोनाइज होते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और बहुत सारे हो जाते हैं, और रूट के पास चल जाते हैं, सराउंड कर लेते हैं रूट को, और वहाँ पे अटैच हो जाते हैं। अटैच होने से क्या होता है कि एपिडर्मल रूट हेयर जो होते हैं वो कर्ल होना चालू कर देते हैं, कर्ल हो जाते हैं, ये हुक बना लेते हैं जैसा अभी ऊपर बताया। उसके बाद बैक्टीरिया हुक के जरिए इन्वेड कर लेते हैं, अंदर चल जाते हैं। अंदर जाते हैं तो क्या एक साथ इकट्ठे जा रहे होते हैं, तो ये एक इन्फेक्शन थ्रेड बना लेते हैं। थ्रेड मतलब धागा, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक, तो ऐसा लगता है कि पूरा धागा बना हुआ है। ये पूरा ये ग्रीन कलर से बताया, ये धागे जैसे एक के पीछे एक बनते हैं, तो इसको इन्फेक्शन थ्रेड कहते हैं। अभी अंदर चले गए तो अंदर कहाँ जाते हैं देखते हैं। ये कॉर्टेक्स है, ये पेरिसाइकल है, ये बीच में एंडोडर्मिस है। ये बनाना भूल गया मैं, तो बीच में इसको एडजस्ट कर रहा हूं मैं। एंडोडर्मिस है, यहाँ रहता है कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल के बीच में। अब इन्फेक्शन थ्रेड कॉर्टेक्स तक पहुंच जाता है। कॉर्टेक्स तक आने के बाद ये रॉड शेप ले लेता है, बैक्टीरिया राइजोबियम रॉड शेप में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये ऐसा करता है तब क्या होता है, ये मजबूर करता है, ये खुद तो चेंज होता है, साथ में कॉर्टेक्स में और ये जो पेरिसाइकल के सेल्स हैं उसमें भी चेंजेस लाता है। क्या चेंजेस लाएगा, कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल में ये सेल डिवीजन चालू कर देगा। कहाँ पे, इनर कॉर्टिकल सेल्स में, और पेरिसाइकल में सेल डिवीजन चालू कर देगा। सेल डिवीजन से क्या होगा, नोड्यूल बनेगा। नोड्यूल लंप को कहते हैं, गठान नहीं बन जाती है। हम रस्सी को बांधते हैं, एक गठान बांधी, 2 बांधी, 3 बांधी, तो मोटी होती जाती है वो गठान। तो एक सेल था, फिर डिवाइड हुआ, 2 में कन्वर्ट हुआ, फिर 4 हुए, ऐसे बहुत सारे हो जाते हैं और एक पूरा थक्का गठान बना लेते, लंप बना लेते हैं, और इसी को कहते हैं नोड्यूल। ये पेरिसाइकल है, कॉर्टेक्स है, और ये यहाँ सारा सेल डिवीजन हो गया, ये लंप बन गया, ये पूरी गठान बन गई, ये नोड्यूल कहते हैं इसको। तो ये नोड्यूल बन गया। नोड्यूल में रहती है नाइट्रोजिनेज एंजाइम, इसमें रहता है मॉलिब्डेनम और आयरन, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ इस नोड्यूल में लैग हीमोग्लोबिन मौजूद रहता है। ये लेग्यूमिनस प्लांट की प्रॉपर्टी, उनके पास लैग हीमोग्लोबिन रहता है, तो ये इसको इधर नोड्यूल में डाल देते हैं। अब रिएक्शन की बात कर लेते हैं कि नाइट्रोजन था एटमॉस्फेयर से जो हमको मिला N2, उसके साथ 8 इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, 8 हाइड्रोजन जुड़ते हैं, और 16 ATP। ये आती है रेस्पिरेशन इन प्लांट से, ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल वाला चैप्टर, वहां से ATP बन जाती है, यहाँ पे यूटिलाइज होती है, N2
ये हाइड्रोजन से जुड़ के NH3 बना लेते हैं, H2 दे देते हैं और 16 ADP मिल जाती है। अब ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट में हुआ तो 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी मिलती है। अब नाइट्रोजनेज एंजाइम O2 की प्रेजेंस में काम नहीं कर सकती, उसको एरोबिक कंडीशन नहीं चाहिए, एनारोबिक कंडीशन चाहिए। तो गलती से नोड्यूल के अंदर O2 आ गया तो वाई फियर व्हेन लैग हीमोग्लोबिन इज देयर, ये O2 को खा जाता है। ऑक्सीजन स्कैवेंजर कहते हैं इसको। ताड़ में बैठा रहता है ये कि भैया कब O2 आएगा मैं निगल जाऊंगा इसको, क्योंकि फिर नाइट्रोजनेज एंजाइम काम नहीं कर पाएगी। और ये लैग हीमोग्लोबिन लेग्यूमिनस प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक है। अब क्या बताऊं मैं भाई, NH3 की किस्मत इतनी खराब है कि देखो क्या होता है इसके साथ। NH3 बन गया, इसका फेट, इसकी किस्मत क्या होता है, pH होता है, pH डिक्रीज होता है आसपास की सराउंडिंग में जहाँ बनता है, तो pH डिक्रीज होने से एसिडिक नेचर हो जाता है, H+ का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, NH3 से H+ जुड़ जाता है और NH4+ बना लेता है अमोनियम आयन। अब भैया किस्मत की बात करो, ये अमोनियम आयन जो है वो प्लांट के लिए जहर होता है, टॉक्सिक रहता है, तो प्लांट को इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। इतनी मेहनत से बना, इसको तोड़ना पड़ता है वापस से, तो है ना किस्मत खराब इसकी। अब तोड़ते कैसे हैं इसको, ठिकाने कैसे लगाते हैं ये जो टॉक्सिक एलिमेंट बना है। पहला होता है और दूसरा भी होता है। पहला क्या होता है, रिडक्टिव एमिनेशन, और दूसरा होता है ट्रांस एमिनेशन। दोनों कनेक्टेड हैं आपस में थोड़े थोड़े, पूरे नहीं। रिडक्टिव एमिनेशन देखते हैं कि ये जो अमोनिया जहर बना, अमोनियम आयन, और ये जुड़ता है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से। हाँ, ये वही है क्रेब्स साइकिल वाला। NADPH रहता है, एनर्जी चाहिए रहती है NADPH के फॉर्म में। NH4+ अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड के साथ जुड़ के ग्लूटामेट बना लेता है। H2 और NADP साथ में मिलते हैं। अब ये होती है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम के प्रेजेंस में। अब इसको अच्छे से समझने के लिए थोड़ा मैं स्ट्रक्चर वगैरह बना रहा हूँ। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड क्या होता है, COOH, C डबल बॉन्ड O, CH2, फिर से CH2 और COOH। ये हो गया अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। अब NH4 के साथ ये रिएक्शन करता है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। अब ये NH4 जाके ये डबल बॉन्ड O वाले कार्बन पे अटैक करता है। हमको मिल जाता है यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, C के साथ जुड़ गया NH3+। अब एक H कहाँ गया, एक H अभी आएगा, पहले आगे का लिख लेते हैं, CH2 और C डबल बॉन्ड OH। NH4+ थे ना, 4 H थे, इधर एक NH3 जुड़ गया, वो एक H वहाँ जुड़ेगा, हाँ ये यहाँ, तो ये हो गया हिसाब बराबर, ये NH3 इधर और एक H इधर, तो ये ग्लूटामेट बन जाता है। वैसे तो ये ग्लूटामेट नहीं है, ये ग्लूटामिक एसिड है। ग्लूटामेट में और ग्लूटामिक एसिड में जरा सा अंतर होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और कोई भी 8 और ये एक एसिड हो, फॉर एग्जांपल पायरुवेट, पायरुविक एसिड, इन सब का जरा सा डिफरेंस है, वो हम बात करेंगे। दूसरी रिएक्शन देख लेते हैं, ट्रांसएमिनेशन क्या होता है। अभी जो ताजा ग्लूटामेट मिला, ये यहाँ पे है NH3+, CH2, फिर से CH2 और COOH, तो ये हमारा था ग्लूटामिक एसिड। अब ग्लूटामिक एसिड को ग्लूटामेट भी कहते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना हो जाता है कि ये जो COOH वाले H हैं, इसको निकाल दो, आयनिक फॉर्म में लिख दो CO-, तो ये ग्लूटामेट हो जाएगा, और H रहेगा तो ग्लूटामिक एसिड। अब ऐसी सेम चीज़ बच्चे कंफ्यूज होते हैं पायरुवेट और पायरुविक एसिड में, तो यही डिफरेंस है। पायरुवेट तब होगा जब COOH की जगह COO- होगा उसके स्ट्रक्चर में, तो वो पायरुवेट कहलाएगा। आयनिक फॉर्म माइनस वाला क्या है, pH मेंटेन करने के लिए H अलग हो जाते हैं, तो वो आयनिक फॉर्म में आ जाता है, तो तब हम उसको पायरुवेट कहते हैं, या इस केस में हम ग्लूटामेट कह देंगे। और जब pH मेंटेन है ऑलरेडी, तो H जुड़ा रहता है उससे, तो उस केस में हम इसको एसिड कहेंगे, यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड। अब ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन की बात कर लेते हैं, वो समझाने वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ पे ग्लूटामेट था NH3+, इधर H, इधर CH2 और नीचे COOH। ये हमारा है ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड, वो मैं बता चुका हूँ, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब ये जो ग्लूटामिक एसिड है ना, ये रिएक्ट करता है कीटो एसिड से। कीटो एसिड मतलब ये CO, बीच में कीटो ग्रुप है, और एसिड ग्रुप भी है COOH, तो कीटो एसिड। तो कीटो एसिड से क्या होता है, ये NH3 ये COO वाले कीटो ग्रुप पे अटैक करता है, तो ये NH3 ने ये इस कार्बन पे अटैक किया, तो यहाँ पे क्या आ गया NH3+। COOH वैसा का वैसा, ये अमीनो एसिड है, क्योंकि इसमें एक अमाइन ग्रुप है NH3 और COOH,
और साथ में हमको क्या मिलता है, ये जो O है ये इधर चला जाता है, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH2 COOH, ये अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड मिल गया। तो बेसिकली ट्रांसएमिनेशन में क्या होता है, कीटो एसिड से और अमीनो एसिड से इंटर एक्सचेंज होता है। किसका, अमीनो ग्रुप का और कीटो ग्रुप, मतलब ऑक्सीजन का। अमीनो एसिड जो है उसका अमीनो ग्रुप, अमीनो एसिड का उसका ट्रांसफर हुआ किधर, कीटो एसिड के ऊपर, अभी देखा था ना हमने। और ये यहाँ एंजाइम होती है ट्रांसएमिनेज, उसकी प्रेजेंस में होता है। ट्रांसएमिनेशन ट्रांसएमिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। अच्छा एक चीज और रखना है, COOH नहीं आएगा, CO माइनस आएगा। ये ज़्यूटारान फॉर्म में NH3 पे प्लस लगा हुआ है तो COO माइनस होगा। और ये सब चीज़ें ना बता चुका हूँ मैं, CO माइनस COOH, ये pH मेंटेन करने के लिए H इधर उधर भग जाता है, बाकी सब तो ठीक है। अब जो ग्लूटामिक एसिड होता है और एस्पार्टिक एसिड होता है वो कन्वर्ट होते हैं अमोनिया लेके एस्परजिन में और ग्लूटामीन में। अब ये दोनों क्या रहते हैं, अमाइड रहते हैं। अमाइड्स की खास बात क्या होती है कि ये स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं, किसके, प्रोटीन के। प्लस दूसरी खास बात क्या होती है, इसमें जो नाइट्रोजन का कंटेंट है वो ज़्यादा रहता है। तो प्लांट को जब भी नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करना हो ना तो ये अमाइड्स का रोल काफ़ी काम में आता है। अब ये जो अमाइड्स है ये जाइलम के थ्रू जाती है। जब जाइलम में ट्रांसपोर्ट होता है ना, कैसे होता है ट्रांसपोर्ट जाइलम में, ट्रांसपिरेशन पुल से, तो वाटर के साथ वो भी घुल के चल जाती है। अब जो सोयाबीन है ये एक अलग नई चीज़ है, मतलब ये नहीं, इसमें जो हो रहा है वो नई चीज़ है। इसमें बनते हैं नोड्यूल्स, हमने देखा था अभी नोड्यूल बनते हैं। पर इसमें क्या होता है, जो N2 फिक्स होता है ना और जाइलम में जाता है एब्जॉर्ब होने के लिए, ट्रांसपिरेशन वाली स्ट्रीम से ट्रांसपिरेशन पुल होता है तो नाइट्रोजन चला जाता है। पर ये नाइट्रोजन कुछ अलग फॉर्म में जाता है। इसमें कौन से फॉर्म में जाता है, यूरिड्स। तो यूरिड क्या होते हैं, असाइल ग्रुप डेरिवेटिव होते हैं यूरिया के, असाइल ग्रुप डेरिवेटिव होते हैं यूरिया के, यूराइड्स। तो अमाइड्स भी जाता है, यूराइड्स भी जाता है। ये सोयाबीन का एक स्पेशल केस है अमाइड्स की तरह। अमाइड्स और यूराइड्स भी देख लिया, बस इस चैप्टर में इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए रियलजा के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।